Hi everybody, welcome to my YouTube channel. So in this video, I think this is the third or maybe fourth lecture on teaching aptitude और मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम 8 से 10 लेक्चर बनाऊँ टीचिंग एप्टीट्यूड पे और पूरी की पूरी जो टीचिंग एप्टीट्यूड चैप्टर है वो कंप्लीट कर दूँ। और यूजीसी नेट कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछेगा टीचिंग एप्टीट्यूड से तो आप इजीली उसको बना सकते हो। ठीक है, तो अच्छा, मैं पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बताता हूँ कि जनरली मैं लिटरेचर और फिलॉसफी पे वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन अब मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे नेट की कोचिंग पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि उनको एक अच्छा प्रॉपर एजुकेशन मिल पाए, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पेपर 1 पे भी और पेपर 2 पे तो मैं बनाता ही हूँ, तो पेपर 1 पे भी मैंने वीडियो बनाने शुरू कर दिए हैं। तो अभी क्या करूँगा, ये पूरा का पूरा एक सीरीज चलेगा जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ICT, ऐसे करके जितने भी टॉपिक्स हैं, टोटल 10 टॉपिक्स हैं, हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग हायर एजुकेशन, तो सारे के सारे 10 टॉपिक पे मैं एटलीस्ट 10 से 15 वीडियोस बनाऊंगा और मैं यूट्यूब पे डालूंगा। ठीक है, और आई होप कि आप लोग सपोर्ट करोगे। अच्छा, अब ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर को मैंने एक सिस्टमैटिक तरीके से बनाया है ताकि आपको ईजिली आसानी से मतलब नेविगेट करने में आसानी होगा। जैसे कि एक तो मैं कंप्लीट कोर्स कोशिश करूंगा ख़त्म करने की, और दूसरा इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी एनालिसिस हमने देखेंगे, और तीसरे जितने भी वीडियोस होंगे वो सारे के सारे डिटेल्ड लेक्चर होंगे और टू द पॉइंट होगा। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो में कुछ और बता रहा हूँ, है ना, या फिर वीडियो को एलोंगेट कर रहा हूँ। ऐसा जनरली मैंने देखा है कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाते हैं 10 मिनट, लेकिन 1 घंटे का लेक्चर होता है, बट उसमें कुछ होता नहीं है ना। और दूसरा कि इसमें कुछ नोट्स भी हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स हैं, तो दैट वुड बी वेरी इजी फॉर ईच एंड एवरीबडी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश समझने में दिक्कत है। तो सबके लिए ये मतलब सबके लिए ये लेक्चर काफ़ी आसान होने वाला है। ठीक है, अब जो है आज का जो क्लास है, वैसे अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग हमें अगर आप लोगों को अगर नेट की ज़रूरत है, इफ़ यू रियली वांट टू टेक अ कोचिंग फॉर यूजीसी नेट ऑनलाइन और ऑफलाइन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे टीचिंग मेथड्स। पहले हम लोग बेसिक टीचिंग मेथड्स को समझेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स हैं, और खासकर आज का जो लेक्चर है वो टीचर सेंटर्ड होगा, कि टीचर सेंटर्ड जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं उसको हम देखेंगे। तो पहले कहते हैं कि ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, कुछ ऐसे टीचिंग मेथड हैं जो कि ट्रेडिशनली चलता आ रहा है। जैसे कि कह सकते हैं कि लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में क्या होता है, जैसे मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ तो इसमें पार्टिसिपेंट का जो एक्टिव रोल नहीं होता है, वो पैसिव रोल होता है ना। जो मैं पढ़ाऊंगा वही बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है लेक्चर मेथड, है ना। सबसे पहला है लेक्चर मेथड। अब कहते हैं कि लेक्चर मेथड क्या होता है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है। लेक्चर मेथड के अंदर टीचर सेंटर्ड अप्रोच होते हैं, मतलब टीचर जो है वो सेंटर में होगा और सारे के सारे जो भार है पढ़ाने का वो टीचर के ऊपर होगा। टीचर अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि बच्चे को पढ़ाना क्या है, बच्चे को कौन से मटेरियल देना है और बच्चे को कितना पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इन्फॉर्मेशन इज डिलीवर्ड वर्बली टू द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को इसमें क्या होता है कि जो नॉलेज दिया जाता है ना, या इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वो वर्बली दिया जाता है, बोल के दिया जाता है। क्योंकि लेक्चर में क्या होता है, एक प्रोफेसर खड़ा होता है, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, मतलब मैं अभी बैठा हूँ और बैठ के लेक्चर दे रहा हूँ यूट्यूब पे, तो ये क्या है, ये एक वर्बली कम्युनिकेशन है और ये एक लेक्चर मेथड है ना। फिर कहता है कि इसके प्रोज क्या है, कहता है कि एफिशिएंट फॉर लार्ज ग्रुप्स। ये कब कब यूज होता है, नेट पहले बहुत क्वेश्चन पूछता था इस तरह से, अभी भी पूछता है कभी कभी। तो कहता है कि इसका प्रोज क्या है, मतलब कब हमें टीचिंग मेथड में, कब हमें ये जो लेक्चर मेथड है उसका यूज करना चाहिए। तो कहता है जब एक लार्ज ग्रुप के मेंबर के बीच में आप बैठे हों, है ना, जैसे 100, 200, 300, 400 ऐसे लोग जब बैठे हों एक रूम में, तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, बल्कि आप उसको एज ए लेक्चर मेथड यूज करोगे। क्योंकि आप एक खड़ा हो जाओगे ब्लैक बोर्ड के सामने या फिर ऑडियंस के बीच में और आप पूरे लेक्चर दोगे, है ना। फिर कहता है कि इसका कॉन्स भी है, जैसे इसके अंदर पैसिव लर्निंग हो जाता है, एक लिमिटेड हो जाता है, एक जो इंगेजमेंट है स्टूडेंट और टीचर के बीच, या लर्नर और कह सकते हैं कि जो प्रेजेंटर है उसके बीच, ये बहुत बड़ा गैप हो जाता है। क्योंकि लेक्चर मेथड में प्रोफेसर लेक्चर तो दे रहे हैं, लेकिन जो लिसनर है या जो लर्नर है वो उतनी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लेक्चर में रुकते नहीं है प्रोफेसर, बोलते रहते हैं, एंड तक बोलते रहते हैं, फिर जाके लास्ट में 5-10 क्वेश्चंस लेते हैं और कहानी खत्म हो जाता है। तो इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो लर्नर है ना, वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं
टीचिंग और लर्निंग मेथड में, ठीक है। तो इसको कहते हैं लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड में क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, क्वेश्चन जब भी बनेगा वो बोल देगा कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसके अंदर जो पार्टिसिपेंट है वो एक तरह से पैसिव रोल अदा करता है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट जो है वो है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन नाम से ही पता चल रहा है, विच मीन्स की डिस्कशन होने वाला है, 2-4 आदमी के बीच में वार्तालाप होने वाला है, या एक कंसर्न ग्रुप को एक साथ बैठा दिया जाता है, उसको कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे या कुछ बता दिया जाएगा, उसके ऊपर डिस्कशन होगा, ठीक है। दिस इज अगेन अनदर कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड है जिसके थ्रू एजुकेशन या जिसके थ्रू नॉलेज का मतलब इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इंटरएक्टिव एंड पार्टिसिपेटरी। इसमें क्या होता है कि बच्चे या जो लर्नर हैं उनको पार्टिसिपेट करना पड़ता है ना, एक ग्रुप में पार्टिसिपेट करना पड़ता है और एक साथ बैठ के वो लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। जैसे स्कूल कॉलेजेस में भी होता है ना कि डिस्कशन हम लोग करा देते हैं, 2 ग्रुप बना देते हैं और दोनों ग्रुप आपस में डिस्कस करता है, फिर बाद में उसके जो आउटकम्स होते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कि इट इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग एंड डायलॉग। इससे क्या होता है, इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग हमारी इन्हांस होती है, मतलब क्रिटिकली बच्चा सोच पाता है क्योंकि ये डायलॉग के फॉर्म में होता है। और मैंने डायलॉग के बारे में ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। सोक्रेटिस जो थे ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस और कह सकते हैं कि फर्स्ट वेस्टर्न फिलोसफर हैं जिन्होंने डायलॉग का फॉर्म के बारे में बात करी है। क्योंकि जो सोक्रेटिस थे उन्होंने बोला था, अब देखो मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सोक्रेटिस क्या करता था, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं सोक्रेटिस के। ऐसे सोक्रेटिस ने डायरेक्ट कोई किताब लिखी नहीं है, बल्कि प्लेटो के फॉर्म में है हमारे पास। प्लेटो ने सोक्रेटिस के बारे में जो बोला है ना, क्योंकि प्लेटो के जो कैरेक्टर होते थे वो सोक्रेटिस ही होता था। तो सोक्रेटिस क्या करता था कि वो एथेंस का मतलब एथेंस का रहने वाला था और वो सड़क पे यूं ही निकल जाता था मार्केट प्लेस में और लोगों को पकड़ पकड़ के बैठाता था अपने पास, बोलता था इधर आओ बोल के सामने बैठा लिया और उससे क्वेश्चंस करना शुरू करता था। और ये जो क्वेश्चन होता था ये काउंटर क्वेश्चन रहता था। जैसे मैंने अगर कुछ पूछा आपसे तो जब वो आदमी सामने वाला रिस्पॉन्स देता है तो सोक्रेटिस क्या करता है, उसी क्वेश्चन से एक काउंटर क्वेश्चन बिल्ड करता है और ये कंटिन्यूअस एक्शन चलता रहता है। इसी को कहते हैं डायलॉग के फॉर्म में। जैसे हम 2 आदमी के बीच में कॉन्वर्सेशन, तो 2 आदमी के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होता है वो डायलॉजिकल होता है ना, जिसको बाद में जाके डायलेक्टिकल बोला गया। डायलेक्टिकल के अंदर ये तो कांट की थ्योरी है, डायलेक्टिकल के अंदर कांट और हेगल की थ्योरी है। तो डायलेक्टिकल में क्या होता है, डायलॉग से ही डायलेक्टिकल बने बाद में। अब डायलेक्टिकल के अंदर क्या होता है, एक होता है थीसिस, एक एंटीथेसिस और एक सिंथेसिस होता है। क्या मैं इस पे अभी नहीं जाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो डायलॉग में बस कॉन्वर्सेशन चलता रहता है, एक कंटिन्यूअस कॉन्वर्सेशन चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग हमारा एनहांस होता है, हम सोचने और समझने की जो क्षमता है हमारी वो बढ़ती है, वो एनहांस होती है, ठीक है। अब इसके जो प्रोज हैं, प्रोज क्या हैं, कहते हैं कि इंगेजेस स्टूडेंट्स, डेवलप्स कम्युनिकेशन स्किल। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं या फिर जो लर्नर हैं वो आपस में इंगेज होते हैं और इस इंगेजमेंट की वजह से क्या होता है, उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बेटर होता है ना। अब इसके कुछ कॉन्स भी हैं, मतलब हर टीचिंग मेथड के कुछ ना कुछ प्रोज होते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्स होते हैं। और इसका जो कॉन्स है वो क्या है, कहते हैं कि कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, रिक्वायर्स गुड फैसिलिटी। मतलब कहता है कि ये काफ़ी कंज्यूमिंग हो सकता है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ऑफ कोर्स कोई भी डिस्कशन आधे घंटे में नहीं होता, कोई भी डिस्कशन 5 मिनट में नहीं होता। तो डिस्कशन के लिए एक हमें लंबी अवधि चाहिए, लंबा समय चाहिए होता है ना। तो इसलिए कहता है कि एक तरह से गुड फैसिलिटी होनी चाहिए, बहुत बड़ा रूम होना चाहिए हमारे लिए, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम होना चाहिए हमारे लिए, तभी हम ये मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें, क्वेश्चन ये बन सकता है कि जब हम कुछ ग्रुप्स को या कुछ लर्नर को एक साथ एक रूम में बैठा देते हैं और हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है या टाइम का कोई कांस्टेंट नहीं होता, तो उस समय जो डायलॉजिकल फॉर्म के थ्रू जब एक दूसरे के बीच में कॉन्वर्सेशन चलती है तो वो किस फॉर्म का, मतलब किस तरह का टीचिंग मेथड है, तो कह सकते हैं कि वो डिस्कशन मेथड है जिसमें डिस्कस की जाती है। ये हिंदी में है, जिनको इंग्लिश में थोड़ी पढ़ने में, ऐसे मैं हिंदी में ही वीडियोस बना रहा हूँ, बट फिर भी अगर किन्हीं को चाहिए होगा तो आप हिंदी में देख सकते हैं रोक के। अब अगला जो है वो है एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी। अब एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी का क्या मतलब है, एक्टिव मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, है ना, किसमें, लर्निंग में, एक्टिवली लर्निंग में पार्टिसिपेट करना। जैसे एक्टिवली लर्निंग में पार्टिसिपेट, जैसे यूट्यूब की वीडियोस हैं, तो यूट्यूब की वीडियोस क्या है, इसमें एक्टिव भी है, पैसिव भी है। एक्टिव किस सेंस में है, एक्टिव इस सेंस में है कि जो स्टूडेंट है उसका जो विल टू पावर है या विल टू नॉलेज है, वो चाहता है, वो कहता है कि भाई नेट की तैयारी करनी है, नेट देना है, ये देना है, वो देना है, ये एग्जाम क्वालिफाई करनी है, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे गूगल पे सर्च करते हो। तो ये क्या हो गया, ये एक्टिव इंगेजमेंट हो गया,
है ना, एक्टिव लर्निंग हो गया। और इसी समय पैसिव लर्निंग भी है। कैसे कि जिस टीचर से आप पढ़ते हो, जिस टीचर से आप पढ़ना चाहते हो, वो टीचर क्योंकि वो अपने अनुसार लेक्चर को प्रोवाइड कराएगा यूट्यूब पे, तो जो टीचर जो चीज़ चाहेगा वही चीज़ अपलोड करेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये टीचर की तरफ से एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाएगा। तो इस एक कह सकते हैं कि जो यूट्यूब का जो मतलब यूट्यूब का जो चैनल है या यूट्यूब का जो कह सकते हैं कि एक ब्रॉडर सेंस में एजुकेशनल जो तरीका है वो एक्टिव और पैसिव दोनों है। ठीक है, आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब इसमें कहते हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। अब एक्टिव लर्निंग में कैसे होता है कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग करते हैं हम, कि जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करना होता है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढना होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो लर्न बाय सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। जो स्टूडेंट है वो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इसमें होता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। जैसे मान के चलो कि कोई एक टीचर बच्चे को घुमाने ले गया, कहीं घुमाने ले गया, तो वहाँ पे कुछ इशूज आए। सपोज मान के चलो गाड़ी खराब होगी, या सपोज मान के चलो कि किसी पार्क में पिकनिक मनाया जा रहा है। अब उस पार्क में ऐसा कुछ हो गया, या ऐसे सपोज लाइट चली गई, और जो बच्चे जितने भी हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बच्चे आते हैं, तो उनको बच्चे को बताया जाएगा कि भाई किस तरह से यहाँ से दोबारा से लाइट जलाई जा सकती है, या किसी भी तरीके के कोई इश्यूज आए जो रियल लाइफ बेस्ड होगा, उसको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की सहायता ली जाती है। इसका प्रोज क्या है, उसमें इनहैंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जब आप डायरेक्टली प्रॉब्लम के साथ प्रॉब्लम को फेस करते हो, तो आपके पास जो नॉलेज है वो भी उतना ही ज़्यादा अच्छे से इनहांस होता है, क्योंकि हम डायरेक्टली उसको फेस कर रहे होते हैं। सपोज अगर मेरा फैन खराब हो गया, सपोज ये पेंसिल चलना बंद हो गया, सपोज मेरा कूलर चलना बंद हो गया, है ना, या सपोज कुछ और हो गया, तो उसको जब तक मैं खुद से सॉल्व नहीं करूंगा, या सपोज मेरा लैपटॉप खराब हो गया, तो जब तक उसको मैं खुद से सॉल्व नहीं करूंगा तब तक मुझे उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं आएगा कि भाई लैपटॉप में होता क्या है ना, या ये क्या कहते हैं पेंसिल में होता क्या है। ठीक है, और इसके कॉन्स क्या हैं, कहता है कि कैन बी चैलेंजिंग टू इम्प्लीमेंट। ये काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, बहुत सारे टूल्स हमारे पास नहीं होंगे, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं अवेलेबल होंगी, है ना, तो ये चैलेंजिंग भी उतना ही ज़्यादा है। ठीक है, अगला कहता है कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट जो है वो है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, मतलब हम इसमें इंक्वायर करते हैं, चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, इच्छा जागृत होती है हमारी। तो कहते हैं कि स्टूडेंट आस्क क्वेश्चंस एंड कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होता है, मतलब बच्चे जो होते हैं या जो लर्नर जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, चीज़ों की प्रॉब्लम्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके प्रोज क्या है, इनकरेज होते हैं वो लोग, है ना, उनके अंदर क्यूरियोसिटी आती है। और कॉन्स क्या है, रिक्वायर्स रिसोर्सेज सपोर्ट। इसके अंदर रिसोर्स चाहिए होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, सपोर्ट चाहिए होता है टीचर का। जैसे पीएचडी वर्क है, तो पीएचडी वर्क भी एक तरह से इंक्वायरी बेस्ड थोड़ी बहुत है, क्योंकि हम इंक्वायर करते हैं, चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। सपोज कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, या सपोज कोई केमिकल इंजीनियरिंग से है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इंक्वायर करना पड़ेगा, है ना, बहुत सारी चीज़ें वो अपने सुपरवाइजर से पूछेगा, है ना, और उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तभी जाके वो इस चीज़ को कर पाएगा, अपने रिसर्च को आगे बढ़ा पाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इसमें। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन इसमें कैसे बनेंगे। क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऐसा सपोज मान के दे देगा, एक कोई सिनेरियो बना देगा और बोलेगा इस सिनेरियो के अंदर कौन सी लर्निंग बेस सूटेबल होगी, है ना, इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस आते भी हैं और आए भी हैं कई बार। अब आगे कहता है कि टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, तो ये सारे के सारे क्या टेक्नोलॉजिकल इन्हांस लर्निंग है। तो इसमें कहता है कि इसमें ब्लेंडेड लर्निंग होती है। अब ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, कहता है कि कंबाइंस ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड विद ऑनलाइन लर्निंग। ये जो ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड है उसको ऑनलाइन मेथड से हम एक तरह से करते हैं कि इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। अब जैसे मान के चलते हैं यूट्यूब पे पढ़ाना, यूट्यूब पे जब कोई बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड या वो जो क्या कहते हैं टीवी वाला जो बोर्ड आता है ना, स्मार्ट टीवी जिसको कहते हैं, स्मार्ट बोर्ड जिसको कहते हैं, उस पर अगर पढ़ाया जा रहा है तो एक तरह से माहौल बनाया जाता है कि वो क्लासरूम का माहौल है, लेकिन हम डिजिटली उसको पढ़ा रहे होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्लेंडेड लर्निंग में आएगा। ठीक है, इसके प्रोज क्या है, इसके प्रोज है फ्लेक्सिबिलिटी। चीज़ें फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है कि 10 से 11 ही पढ़ना है, आप इवनिंग में भी क्लास ले सकते हो, आप रात में भी क्लास ले सकते हो, आप मॉर्निंग में भी क्लास ले सकते हो, है ना, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। फिर कहते हैं कि पर्सनलाइज लर्निंग होता है इसमें, क्योंकि जो टीचर होगा वो टीचर और जो लर्नर है उस दोनों के बीच में जो एक पर्सनलाइज लर्निंग होगा, एक टाइम होगा, वो टाइम फ्रेम दिया जा सकता है कि अच्छा इस टाइम फ्रेम में सब फ्री है, तो इस टाइम फ्रेम में वीडियो को बनाया जा सकता है या फिर लेक्चर को प्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसको कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग मतलब कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जो लेक्चर मेथड है, उसको वो जो क्लासरूम मेथड है उसको ऑनलाइन के माध्यम से जोड़ देना,
इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। अब कहता है कि अगला है फ्लिप्ड क्लासरूम। एक और मेथड है जिसको कहते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड। इसमें क्या होता है कि कहते हैं कि स्टूडेंट लर्न न्यू कंटेंट एट होम। जो बच्चे हैं वो घर पे ही नए कंटेंट सीखते हैं। अप्लाई नॉलेज इन क्लास, और उसका जो नॉलेज उन्होंने जो घर पे लिया उसको अप्लाई करते हैं कहाँ, अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूशन में, वो जहाँ लर्न करते हैं। और इसका प्रोज क्या है, जैसे मैक्सिमाइज क्लासरूम इंटरेक्शन। इससे क्या होगा, जो क्लासरूम में जो इंटरेक्शन है टीचर और स्टूडेंट के बीच या फिर लर्नर और क्या कहते हैं एजुकेशनिस्ट के बीच, वो क्या होगा, वो एनहांस होगा, वो बेटर होगा। जैसे असाइनमेंट दे देना, अगर मान के चलो मैं असाइनमेंट दे दिया अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तो वो असाइनमेंट जब घर से करके आएगा तो घर पे तो वो पढ़ रहा है। असाइनमेंट क्यों दिया जाता है, ताकि वो घर पे पढ़ाई करे, और जो उसको प्रॉब्लम्स आए, जहाँ पे उसको समझ नहीं आता, वो आके क्लास में इंगेज होता है टीचर से, कि टीचर को बोलेगा कि सर मैं ये नहीं समझा, सर मैं वो नहीं समझा, तो टीचर क्या करेगा, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो ये क्या हो गया, ये इसको कहते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम लर्निंग। अब इसके कॉन्स भी हैं, कुछ कॉन्स हैं। कॉन्स में क्या आएगा, कहते हैं कि डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स मोटिवेशन। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के मोटिवेशन पे। और कहते हैं कि रिक्वायर प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। अब मैं इसमें कुछ एवरीडे लाइफ से जोड़ के बताता हूँ। जैसे मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ या जिसमें पहले पढ़ाता था, अब तो ट्रांसफ़र हो गया है मेरा, खैर मैं ये बात कई वीडियो में बोल चुका हूँ। तो जब बच्चे हमारे पास आते हैं, जब हम असाइनमेंट देते हैं बच्चों को, सेमेस्टर के बच्चों को, पीजी के बच्चों को या फिर ग्रेजुएशन के बच्चों को, तो जब वो सेमेस्टर के बच्चे जब बना के लाते हैं असाइनमेंट, तो बड़े अंदर से ना क्रूर भाव में लाते हैं कि भाई टीचर ने हमें काम करने दे दिया, कि भाई टीचर ने हमें बोल दिया कि असाइनमेंट बना के लाना है। और जब असाइनमेंट अच्छा नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चों को बोलते हैं कि दोबारा से बना के लाओ, है ना, क्योंकि असाइनमेंट पे 5 नंबर होते हैं, 10 नंबर होते हैं, सॉरी। तो अब 10 नंबर बच्चे को तो फ्री में तो नहीं मिलेगा ना। अब एक तो बच्चे क्लास करने रेगुलर आते नहीं हैं, और दूसरा क्या है कि अब जब उन्हें असाइनमेंट दिया गया है कि आप घर जाके कम से कम पढ़ के आइए, और वो जो उन्होंने पढ़ा है वो एटलीस्ट आके क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो बच्चे के दिमाग में ये होता है कि अरे टीचर तो हमें इतना काम दे दिया, बर्डन कर दिया हमें, बाप रे कैसा असाइनमेंट दे दिया हमें पढ़ने के लिए, है ना, मतलब असाइनमेंट करने के लिए। तो ये सारे आज की जो जनरेशन है ना, जो जेन जी जनरेशन कहते हैं, मुझे बहुत क्या बोलूँ, इन पर अफसोस आता है कभी कभी। खैर मैं भी उसी जनरेशन से बिलोंग करता हूँ, बट अब मैं उस पोजीशन पे आ गया हूँ कि अब मुझे टैकल करना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है। जब आप प्रोफेसर बनोगे तो फिर आपकी भी थिंकिंग बदलेगी, आपको भी लगेगा कि टीचर कितना ज़्यादा सपोर्ट करता है स्टूडेंट को। लेकिन ये चीज़ स्टूडेंट को समझ आता नहीं है, क्योंकि आज के बच्चे पढ़ते नहीं है। हार्डली मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन, अगर 100 में से 70 बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो 70 में से 60 बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है अभी भी, है ना। वही जो 10% है वही कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एनीवे, खैर ये तो मैं कुछ कहीं के बाद कहीं और ले गया, बट एनीवे अब आगे चलते हैं। अगला है, कहते हैं कि कोलैबोरेटिव लर्निंग, मतलब कोलैब करके, नाम से पता चल रहा है कोलैबोरेटिव लर्निंग, विच मीन्स कि 2-3 आदमी मिलके कोलैबोरेट करेंगे, या फिर इसमें या फिर स्टूडेंट आपस में एक दूसरे के साथ जुट होके पढ़ेंगे, या फिर टीचर एक साथ होके पढ़ाएंगे। तो कहते हैं कि ग्रुप वर्क और पीयर लर्निंग इसको कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू अचीव लर्निंग गोल्स। इसमें क्या होते हैं, जो लर्नर होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी गोल को, किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए आपस में एक साथ हो जाते हैं, एक साथ होकर पढ़ाई करते हैं। इसके प्रोज क्या है, बिल्ड टीम वर्क स्किल। इससे क्या होगा कि टीम वर्क स्किल अच्छा होगा, अच्छा एक इन्हांस करेगा कि आप एक दूसरे को समझोगे, है ना। किसी वर्किंग, अगर आप कॉर्पोरेट फील्ड में जाओगे तो कॉर्पोरेट फील्ड में कुछ और नहीं चाहिए होता है, यही चाहिए होता है कि आपका टीम वर्क कैसा है, टीम वर्क स्किल कैसा है, आप टीम के साथ अच्छा वर्क कर पाते हो कि नहीं करते, आप प्रेशर झेल पाते हो कि नहीं झेल पाते हो, है ना। और कहते हैं कि इनकरेज डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, और इसमें इंकरेजमेंट होता है डाइवर्स पर्सपेक्टिव का, क्योंकि हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव होगा। कोई आपकी बातों से सहमत होगा, कोई आपकी बातों से सहमत नहीं होगा। तो ये जो सहमत और असहमत वाली बातें होंगी, ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब आप 4-5 आदमी मिलके किसी एक पर्टिकुलर टास्क को कर रहे होगे, है ना। सपोज मान के चलते हैं कि हमारा कॉलेज का जो इन्वायरमेंट है, खैर मैं अभी जिस कॉलेज में हूँ काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, बट इससे पहले जिस कॉलेज में था उसमें बहुत सारे पॉलिटिक्स चलते थे। तो अगर किसी को कोई काम करना होता है, सपोज एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को एग्जाम लेना होता है, तो किसी का जो मतलब रिलेशन है, को रिलेशन है, वो अच्छे से नहीं बनता था, है ना। तो इस तरह की चीजें आती है जब आप नहीं जानते हो टीम वर्क स्किल क्या है, या फिर टीम वर्क करने से क्या होता है। अब इसके कॉन्स क्या क्या है, कहते हैं कि पोटेंशियल फॉर अनइक्वल पार्टिसिपेशन रिक्वायर्स इफेक्टिव ग्रुप मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि अनइक्वल पार्टिसिपेशन होने के बहुत सारे चांसेस हैं। अनइक्वल पार्टिसिपेशन का मतलब हो सकता है कि कोई ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा, कोई कम पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन सबको इक्वल वेटेज मिल जाएगा। और दूसरा कहते हैं कि रिक्वायर्स इफेक्टिव ग्रुप मैनेजमेंट। एक अच्छा सा इफेक्टिव ग्रुप मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, ताकि ग्रुप जो है वो अच्छे तरीके से चल पाए।
ठीक है। नेक्स्ट है, एक मिनट, शायद मेरा पेन डिस्चार्ज हो गया। हाँ, पेन डिस्चार्ज हो गया, तो मैं क्या करूँगा, इसको इसी वीडियो को नेक्स्ट अगले दिन कंटिन्यू करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि ये पूरा का पूरा जो टीचिंग एप्टीट्यूड का टीचिंग मेथड है ना, वो ख़त्म कर पाऊँ, है ना, मेथड्स ऑफ टीचिंग ख़त्म कर पाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट।